हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? अब तो खैर अच्छे ही हो गए, कोई बात नहीं। ओके, हम बात करेंगे आईपीमेट रोहतक के बारे में। आईपीमेट रोहतक का जो एग्जाम है, इसके अंदर स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है, स्पेशली फॉर द रीजनिंग। ऑल्दो आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 2019 का है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों में 40 क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज कि सर जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पता नहीं पड़ता कि उसमें समय कितना लगेगा, स्पेशली पजल्स। पजल्स के केस में कौन सा पिक करना चाहिए, कौन सा लास्ट में छोड़ना चाहिए, प्रायोरिटाइज किए बिना अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप तुक्का खेल रहे हो बेटा। क्योंकि कभी कभी तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा और कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका 15 से 20 मिनट खा जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। फिर मन में आता है यार इससे पहले तो मैं कोई दूसरे क्वेश्चन कर लेता, ज्यादा अच्छा होता। तो हमारा पिकिंग कैसी होनी चाहिए क्वेश्चंस की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस करने के दौरान। करें स्टार्ट? यस क्लास। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का। भाई इसको अगर मैं फोल्ड करना चाहूं तो फोल्ड करने के बाद ये किस तरीके से नजर आएगा, ऐसा हमारा सवाल है। जैसे कि चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहूं तो मुझे पता है कि जब भी मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये चारों 1 2 3 और 4, ये चारों तो साइड्स हो जाएगी और ये 1 2 3 और 4 जो ट्राइंगल्स है ये इसका टॉप बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं जो टॉप पे आ जाएंगे। मुझे इतना पता है एक स्क्वायर बॉक्स में अगर दो ट्राइंगल्स आ गए तो हाफ जो स्क्वायर बॉक्स है वो कलर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, अगर इसका अपर, मेरी बात को समझना, मैं आपको बना के बता देता हूँ बॉक्स 3D फिगर के अंदर। डन। ये हमारा हाफ जो एरिया है क्या हो जाएगा, कलर हो जाना चाहिए। और इस केस के अंदर सिलेक्शन से बेटर एलिमिनेशन होता है। जैसे मैं देख पा रहा हूं ऑप्शंस के अंदर दो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता सर, एक बार सिर्फ ये हाफ एक ही होना चाहिए क्योंकि मुझे और कोई शेडेड रीजन नजर नहीं आ रहा है। वैसे ही ये फोर्थ भी नहीं हो सकता सर, ये पूरा ब्लैक कैसे हो गया? पूरे ब्लैक के लिए तो अपने पास था ही नहीं। पूरे ब्लैक के लिए अपने को कम से कम ऐसे 4 ट्राइंगल्स चाहिए। डन। तो मेरे पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड, जिसको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, विच मींस ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। आपको सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन करो, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जिसको भी इसकी प्रैक्टिस करनी हो, यस क्लास, जिसको भी इसकी प्रैक्टिस करनी हो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ब्लड रिलेशन पीसी एजुकेशन। यस, ब्लड रिलेशन पीसी एजुकेशन। आपको ब्लड रिलेशन की एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर सारे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन ही हैं, कैसे फास्ट किया जा सकता है, विद कॉमेडी पूरा अच्छे से समझाया गया। Pointing to Manju, Raju said, Raju ने क्या बोला? The son of her only brother is the brother of my wife. यहाँ पे my कौन है? Yes, my कौन है? हमारा राजू। राजू की वाइफ, सर जो हमारा राजू है उसकी वाइफ, हाँ उसका क्या, राजू वाइफ का क्या, ब्रदर। सर ब्रदर, ब्रदर तो इसका कोई ब्रदर है। फिर से रिपीट करता हूं चीजों को। द सन, सन किसका? ऑफ हर, उस जिस पर्सन में पॉइंट कर रहा हूं, मतलब मंजू। ओनली ब्रदर, मंजू के इकलौते ब्रदर का सन क्या है? ब्रदर है इसका। बात को समझना, मंजू, अगर मैं बनाना चाहूं मंजू के इकलौते ब्रदर का सन, आई रिपीट माई वर्ड, मंजू के इकलौते ब्रदर का सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। राजू की वाइफ का ब्रदर कौन होगा? मंजू के ब्रदर का सन। क्लियर है क्या? डायग्राम क्लियर है? ओके, नाउ हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजू? अगर मैं राजू के हिसाब से सोचूं, सारे के सारे क्या है? इन लॉस। देखा जाए तो ऑप्शंस क्या आ रहा है? मदर सिस्टर। मदर सिस्टर इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज आंसर में इन लॉ आना चाहिए था। ये गलत है, ये गलत है। एक ऑप्शन है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ बिल्कुल सही आंसर होता अगर ये पति पत्नी होते तो। जैसे फादर इन लॉ है वैसे ही मदर इन लॉ हो जाती, लेकिन ये सिस्टर है तो मदर इन लॉ इज नॉट द राइट आंसर। डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर, दैट इज सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की सिस्टर। क्लियर है क्या? थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे रख रहा हूं समझाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच क्वेश्चन अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन। ओके, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने, बात को समझना, ऑल्दो ये इंग्लिश का पार्ट है, एरो, क्विवर, ऐसे क्वेश्चंस को मैं रीजनिंग में जनरली कम कंसीडर करता हूं। हिमांशु सर इज द बेस्ट पर्सन फॉर दीज क्वेश्चंस। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस कि अगर आपकी मीनिंग, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप ऐसी रीजनिंग कर सकते हो, अदरवाइज ये रीजनिंग में आपको पढ़ने की जरूरत
नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, वर्ड्स में जितना अच्छा कमांड आपका होगा तभी आप ये रीजनिंग कर पाओगे, अदरवाइज तो सब तुक्के ही है। क्लियर है क्या? तो ओके डन। यस, अगेन वी आर ऑन बैक ऑन रीजनिंग। सैलोजिज्म क्वेश्चन देखते पहले पता पड़ जाता है सैलोजिज्म का क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नो ट्री इज फ्लावर, नो ट्री इज फ्लावर, then some trees are fruits, some trees are fruits. Conclusion, trees that are sorry fruits that are trees are not flowers, fruits that are trees। सर आप इस रीजन की बात कर रहे हो, फ्रूट का वो हिस्सा जो ट्री भी है फ्लावर नहीं है। हाँ सही बात है, फ्रूट का वो हिस्सा जो ट्री के अंदर है कभी भी फ्लावर नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर का मतलब होता है फ्रूट का कोई भी हिस्सा फ्लावरों में कभी नहीं जा सकता। सर अगर आप इसकी बात करते हो जो कि आपने फर्स्ट कंक्लूजन में कहा तो सही है, लेकिन अगर आप पूरे फ्रूट की बात कर रहे हो तो सर ये वाला हिस्सा तो फ्लावर के अंदर जा सकता है। तो आपका ये कहना है कि नहीं जाएगा, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री नहीं करता। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ओके, लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। कभी भी कंपैरिजन आ जाए, इन इक्वालिटीज की बात होगी, ग्रेटर देन, लेस देन, फास्ट फास्ट करना, समय वेस्ट मत करना। लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन व्हाट? L is tastier than what? Cabbage. Cabbage. Done. Cauliflower is tastier than ladyfinger. Ladyfinger से भी अच्छी क्या है? Cauliflower. Done. Cabbage is not tastier than peas, which means peas is tastier than cabbage. Peas is tastier than cabbage. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, peas is tastier than cabbage. क्लियर है क्या? Now अब एक चीज पे फोकस करना, इनइक्वालिटीज पढ़ाते वक्त मैंने आपको पहले कई बार ये सिखाया है, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, कि जब भी दो पर्संस को कंपेयर करना हो, दो चीजों को कंपेयर करना हो, तो सिंबल्स मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। आप कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर और कैबेज को तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को आप पीस से कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे ही ऐसे ही आप पीस को इन दोनों से कंपेयर नहीं कर पाओगे, कैबेज से कर सकते हो। नाउ पीस आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, पता नहीं, symbols are not in same direction। peas, cauliflower, पता नहीं। peas are not tastier, पता नहीं, कंपेयर ही नहीं कर सकता ना, नॉट और यस की तो बात ही नहीं होती है। cauliflower is tastier than cabbage, cauliflower tastier than cabbage, हाँ cauliflower is tastier than cabbage, डेफिनेटली फोर्थ वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्लास। क्लियर है क्या? डन। करें आगे बात। ओके, अगेन सैलोजिज्म का क्वेश्चन है, सम ए आर बी, some A R B, some C R A, some C R A। Conclusion, some C R B, some C R B, some C R B is a positive conclusion। इसका मतलब है C और B में कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये C अलग है, ये B अलग है, तो ये गलत हो गया। अगला है some B R A, हाँ सर B और A में कुछ तो कॉमन साफ साफ नजर आ रहा है, which means second one is correct class। तो कौन सा हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? करें आगे बात। चलो बिना समय वेस्ट किए हम आ गए हैं एक पजल के ऊपर क्लास। ये पजल डिसाइड करेगा कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सॉल्व करवाऊंगा, आई रिपीट माय वर्ड, मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन क्या एग्जाम में पिक करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था ये तो देखना पड़ेगा। डन। चलो आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। यप क्लास, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, क्या बोल रखा है? 7 फ्रेंड्स के बारे में डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन तो आसान होता है नहीं, विच इज कंपोजिटेड विथ 8 सीट्स। 7 फ्रेंड्स है, 8 सीट्स है, मतलब एक वेकेंट है। अब एक कौन सी वेकेंट है पता नहीं, ठीक है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तीसरा वेरिएबल, पहला सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा 1 सीट इज वेकेंट, तीसरा सम आर फेसिंग नॉर्थ सम आर फेसिंग साउथ।
ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे आ जाते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अगर सब लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, सबका लेफ्ट लेफ्ट, सबका राइट राइट, लेकिन कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं लेफ्ट राइट, लोग साउथ में देख रहे हैं लेफ्ट राइट, सर आप ये हाथ क्यों हिला रहे हो? इस हाथ से पता पड़ता है लेफ्ट राइट का। कैसे समझाते हैं? ये डार्कर साइड हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं मेरे लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ क्लास, मैं मेरे किसकी बात कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ क्लास। क्लियर? अब कैसे होगा समझना, अगर ये डार्कर साइड हमें लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ब्राइटर साइड हमेशा राइट को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन सेंस में आपको उसकी बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मान लो बंदा नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट इस तरफ राइट इस तरफ, ईस्ट में जा रहा है लेफ्ट इस तरफ राइट इस तरफ, साउथ में जा रहा है लेफ्ट इस तरफ राइट इस तरफ, वेस्ट में हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, छोड़वा मत देना, लेफ्ट नीचे की तरफ और राइट ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप डायरेक्शंस को इजीली कर सकते हो। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना, आई रिपीट माय वर्ड, राइट का किया तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे लेफ्ट राइट को लेकर के कई सारी चीजें आ सकती है। अगर बंदा नॉर्थ में देख रहा हो तो लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा, और वही इंसान अगर साउथ में देख रहा होगा तो लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बन जाती। देन आगे बात करो, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स फ्रूट। ओ हो, फोर्थ वेरिएबल नहीं करना था ये क्वेश्चन। यस क्लास, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी पिक नहीं करना चाहिए था। इस क्वेश्चन की क्षमता है आपके 15 से 20 मिनट खाने की। अगर वाकई लेवल का क्वेश्चन निकला तो आप वाकई हिला नहीं पाओगे इसको। 4 वेरिएबल्स अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। इतना ही समय अगर आप कुछ और क्वेश्चंस को देते तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते। क्लियर? बट मेरा काम है क्वेश्चन सॉल्व करवाना, तो मैं क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा। चलो स्टार्ट करते फटाफट से। इतना मुझे पता है आप लीनियर अरेंजमेंट की बात करने वाले हो, जिसमें लोगों को डिफरेंट कलर पसंद है, कुछ नॉर्थ में देख रहे, कुछ साउथ में देख रहे हो, और एक सीट खाली है। तो डेटा साथ में लिखते हुए चलेंगे, किसी भी लाइन को एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ेंगे। यस, क्या बोला गया है? 3 seats are there between T and P. Both of them are not sitting at the extreme ends. अब इस डेटा को लिखते कैसे, सोच के देखते हैं। सर आपने मुझे कहा सर T और P के बीच में 3 लोग हैं। एक सेकेंड सर, अगर T यहाँ पे होता तो एक 2 3 लोग बीच में हो गए, और यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा? P। आपको कैसे पता T उस तरफ आएगा और P इस तरफ आएगा? हाँ मुझे नहीं पता, तो दे कैन इंटरचेंज, दे कैन इंटरचेंज। एक और चीज आपने कही थी, एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है, मतलब इनके पास में कोई होना चाहिए। इस तरफ भी कोई है और इस तरफ भी कोई है। अगेन एक चीज को ध्यान रखना, लीनियर अरेंजमेंट के अंदर एक्सट्रीम एंड्स की इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपने कितनी सीट्स बना दी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 8वीं सीट कहीं पे भी हो सकती है, उस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। आगे बात करते हैं। The one who likes white color is not sitting adjacent to the vacant seat. व्हाइट कलर वाला वेकेंट सीट के पास में नहीं बैठेगा। इसको प्लॉट कर लेते फटाफट से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, इसको मैंने प्लॉट किया। फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन, व्हाइट जो है किसके पास नहीं बैठेगा? वेकेंट सीट के पास नहीं बैठेगा। नेक्स्ट आगे बताइए सर, आगे बताइए, यहां तक मैंने पढ़ लिया। द वन who likes red color is an immediate neighbor of the one who likes white color. white के पास में कौन होगा? red कलर वाला। देन इसको भी लिख लेते हैं, white के पास में सर, white के पास में आएगा हमारा red कलर वाला, तो ये हमारा white और ये हमारा red। अगेन हमको लेफ्ट हैंड का कोई नॉलेज नहीं है, तो दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। आगे बात करते हैं क्लास। The number of persons between U and Q is 1 less than the number of persons between Q and S. U और Q के बीच में एक इंसान कम है। किससे कम है? जितने लोग Q और S के बीच में हैं। ये मान लेते हैं अगर U और Q के बीच में 5 लोग होंगे तो Q और S के बीच में 6 लोग होंगे। क्लियर ना? क्योंकि उनमें एक लोग कम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन U and Q इज X। तो Q और S कितना हो जाएगा? X प्लस 1। U एंड Q, सर अगर U और Q के बीच में X नंबर ऑफ पर्सन्स हैं तो Q और S के बीच में क्या हो जाएगा? X प्लस 1। ये क्लियर है क्या? ये एज इट इज मैंने प्लॉट कर दिया। अगर इनके बीच में एक इंसान है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए। ध्यान रखना, मैंने पर्सन्स की बात करी है, सीट्स की बात नहीं करी है। एक वेकेंट सीट भी है, तो हम सीट्स के दम पे कैच नहीं करेंगे, पर्सन्स के दम पे करेंगे। इसने पर्सन्स का नाम बोला है।
क्लियर? ये आगे काम आएगा, देखना। आगे बात करते हैं। द ओनली नेबर ऑफ वी। ओनली सर बड़ा खतरनाक वर्ड है। जब भी कभी पजल्स के अंदर ओनली नजर आ जाए दिमाग के डंडे खड़े हो जाने चाहिए। वी का एक ही नेबर है यार। एक लाइन के अंदर किसी भी इंसान का एक ही नेबर हो, उसका तो सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड। इस वजह से इस तरफ कोई भी नेबर नहीं है और इस तरफ एक नेबर है, या फिर इस तरफ कोई भी नेबर नहीं है और इस तरफ एक नेबर है, या फिर आपके एक तरफ वेकेंट सीट होगी, या फिर आपकी एक तरफ क्या होनी चाहिए, वेकेंट सीट। तो एक तरफ खाली है और एक तरफ इंसान बैठा हुआ है। इन दोनों में से एक कारण जरूर होगा। तो या तो वी किसी एंड पे बैठा हुआ है और या वी के पास में एक सीट खाली है। द ओनली नेबर ऑफ वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड लेफ्ट में वी का इकलौता नेबर बैठेगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? आर के थर्ड लेफ्ट में, इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूं, आर के लेफ्ट में, आर भाई साहब जो भी है, मुझे पता नहीं वो कहां देख रहे हैं, नॉर्थ या साउथ में, लेकिन उनके 1 2 एंड 3 थर्ड लेफ्ट में वो इंसान बैठेगा जो किसका नेबर है, वी का नेबर है। बट मुझे ये भी तो नहीं पता कि वी कहां बैठा हुआ है। तो वी भाई साहब यहां भी हो सकते हैं और वी भाई साहब यहां भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या नीचे लिखने का कारण? क्योंकि कंफर्म्ड नहीं है। आगे बोलिए सर, आगे बोलिए। ये भी हो गया। U इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज T। U और T सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं पता नहीं। एंड अपोजिट एज Q। अपोजिट एज Q का मतलब यहां पे लिख लेते हैं फटाफट से। सर जो हमारा U एंड T, U प्लस T, दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट टू Q। हैश लगाने का मतलब सर ये अगर ऊपर देख रहे होंगे तो ये कहां देख रहा होगा, नीचे देख रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। आगे बात करते हैं। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ वी, सॉरी नेबर्स नहीं बोला, नेबर बोला है, क्योंकि वी का तो एक ही नेबर है। द इमीडिएट नेबर ऑफ वी इज नॉट फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। यार वी का नेबर तो वही था ना जो आर के थर्ड लेफ्ट में बैठा था, वो नॉर्थ में नहीं देख रहा है, तो कहां देख रहा है, साउथ में देख रहा है। ओके, इसको भी प्लॉट कर लेते फटाफट से। ये जो भाई साहब है जिनकी अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, जो वी का नेबर है, ये कहां देख रहा है, साउथ में देख रहा है। ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डायरेक्शन की, इंसान देख कहां रहा है। आगे बात करते हैं। डन 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 डन। ओके, द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जिसको ऑरेंज पसंद है वो कहां बैठा हुआ है, टी के थर्ड लेफ्ट में। हु लाइक्स नाइदर ब्लू नॉर ब्लैक कलर। ये हु किसके लिए बोला गया है, टी के लिए बोला गया है। तो टी को ब्लू भी नहीं पसंद, ब्लैक भी नहीं पसंद, और टी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, हमारा ऑरेंज कलर पसंद करने वाला इंसान। इसको कैसे लिख सकते हैं, सेवंथ इंफॉर्मेशन, टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, टी भाई साहब के थर्ड लेफ्ट में वो इंसान बैठा हुआ है जिसको ऑरेंज पसंद है, और इनको खुद को नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद है सर, हमको ब्लू कलर और कौन सा कलर नहीं पसंद है, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। आगे बात करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? डेटा साथ में लेते हुए चल रहा हूं मैं, किसी भी लाइन को वापस रिपीट नहीं करने वाला, सारा डेटा हमारा आगे फॉरवर्ड हो चुका है। आगे बोलिए। यस, द पर्सन्स सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। जो भी एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल इस कोने वाला इंसान नॉर्थ में देख रहा है तो ये कोने वाला साउथ में देखेगा। अगर ये नॉर्थ में देख रहा है तो ये कहां देखेगा, साउथ में देखेगा। डन। आगे बताइए। द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन द वन who likes blue color and yellow color is double। अच्छा, ब्लू और येलो के बीच में जितने भी क्या है, कलर्स, पर्सन्स हैं या सीट्स हैं? बेटा सीट्स बोली है, पिछली बार पर्सन्स बोला था यू और क्यू के केस में, और यहां क्या बोल रहे हैं, सीट्स। दोनों में डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है अभी आपको पता पड़ जाएगा। तो ब्लू और येलो के बीच में डबल लोगे, किसका डबल, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन रेड एंड ब्लैक। रेड और ब्लैक के बीच में जितने लोग हैं ना, उसका डबल किसके बीच में है, ब्लू एंड येलो के बीच में। कैसे लिखेंगे इसको भाई, मान लो रेड और ब्लैक के बीच में x नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो जो हमारा ब्लू एंड येलो होगा उसके बीच में कितने हो जाएंगे, 2x। तो एक और चीज क्लियर होगी, इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सीट्स जो होगी वो क्या होगी, इवन नंबर में होगी, या 2 या 4 या फिर 6।
6 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक उस तरफ एक इस तरफ, बीच में 6 लोग, 8 लोग हो गए, 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं, डन 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 डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पी नाइदर लाइक्स रेड कलर नॉर ब्लैक कलर, पी भाई साहब को दोनों ही नहीं पसंद, पी के नखरे बहुत है। क्या नखरे हैं भैया? पी को ब्लैक और रेड दोनों नहीं पसंद, पी डजन लाइक ब्लैक ऑब्लिक रेड। सर आप तो रुक ही नहीं रहे हो, लिखाए जा रहे हो, तो किसने कहा था इस पजल को चूज करने के लिए? अब तुमने चूज कर लिया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यस, द वन हु लाइक्स हु लाइक्स येलो इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज टी हु डज नॉट लाइक व्हाइट कलर। वापस टी के लिए बोला गया, टी को व्हाइट कलर भी नहीं पसंद, और येलो वाला इंसान अपोजिट देख रहा है किसके? टी के। अब इसको अपन पहले वाली इंफॉर्मेशन से मैच करवा सकते हैं। यहाँ पे सर अगर इसके अपोजिट देख रहा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ येलो वाला और क्यू सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, यू और टी इनके अपोजिट हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू द वेकेंट सीट। द पर्सन्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा इंग्लिश को सुधारना। पर्सन्स का मतलब क्या होता है सर? एक से ज्यादा इंसान। तो जो वेकेंट सीट है उसके आसपास एक से ज्यादा इंसान है, तो जो वेकेंट सीट है किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकती। एक्सट्रीम एंड पे होती तो जो पर्सन एडजेसेंट होता उसकी बात करता, मैंने पर्सन्स की बात करी है। तो जो वेकेंट सीट है किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू द वेकेंट सीट्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज देयर नेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, वापस इस चीज के ऊपर मैं आऊंगा। ये कहना ये चाहता है, मान लो ये वेकेंट सीट है, इसके पास में कोई पर्सन अगर नॉर्थ में देख रहा है तो उसका नेबर भी साउथ, नॉर्थ में देख रहा है तो उसका नेबर भी नॉर्थ में देखना चाहिए, या फिर इसके पास में जो नेबर बैठा है वो साउथ में देख रहा है तो उसका नेबर भी साउथ में देखना चाहिए। वेकेंट पर्सन के आसपास जो पर्सन बैठे हुए हैं उनके नेबर्स दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये दोनों साउथ में देखेंगे, ये दोनों नॉर्थ में, और उल्टा भी हो सकता है, दोनों नॉर्थ और साउथ भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये वाली बात हो गई। वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स। वी कहां नहीं बैठेगा? वी किसी भी एंड्स पे नहीं बैठेगा। वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स, तो ये बात भी क्लियर हो गई। वी भी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, और जो वेकेंट सीट है वो भी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकती। आगे बोलो, आगे बोलो। वी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। भैया वी और पी की लड़ाई हो रखी है, तो ये जो पी है किसके पास नहीं बैठेगा? वी के पास भी नहीं बैठेगा। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, 10th इंफॉर्मेशन डाल देता हूं मैं, 10th इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। वी और पी साथ में नहीं बैठेंगे। आगे बोलिए, आगे बोलिए सर, आगे बोलिए। आगे क्या बोलूं? हो गया ना क्वेश्चन? बस इतना ही था, अब फटाफट से सॉल्व कर लो। अभी तो डेटा को सेट करना बाकी है। आपका 20% काम हो चुका है क्लास, 20% डेटा लिखने वाला काम था, हमने प्रॉपर्ली समझा है और लिखा है, सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करना बाकी, और यहीं से गेम चालू होता है। करें स्टार्ट? ओके, सिटिंग अरेंजमेंट के केस में कोई भी डेटा स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन सबसे सॉलिड लग रही है। अगर मुझे पता पड़ जाए टी कहां देख रहा है तो मैं उस अकॉर्डिंग चीजें प्लॉट कर सकता हूं। अगर मैं बाय चांस एक बार टी को फिक्स करके चलूं नॉर्थ में तो अपन क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, आंसर नहीं आया तो साउथ से कर लेंगे, अपने क्या है। करें स्टार्ट? चलो, अब इस केस के अंदर भी दो केस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं सोच के देखते हैं एक बार। जैसे मैंने टी को नॉर्थ माना, क्या माना बेटा? अभी देखना पी और टी इंटरचेंज हो सकते हैं, ध्यान है ना, पी और टी इंटरचेंज हो सकते हैं। आपने कहा टी के थर्ड लेफ्ट में, अगर मैं टी को नॉर्थ मानता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं टी को नॉर्थ मानता हूं तो टी के थर्ड लेफ्ट में प्लेस होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा से ज्यादा आप एक 8वीं सीट बना सकते हो, बट थर्ड लेफ्ट नहीं ले जा पाओगे। मतलब इस केस के अंदर क्या होगा? टी किस तरफ होना चाहिए? यस, यहाँ पे ये चीज फिक्स हो गई उस अकॉर्डिंग। तो मैं फिर से बना देता हूँ पूरी चीज। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और केस जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपने दो केस क्यों बनाए, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे P को मानता हूँ 1 2 3 छोड़ के हमारा T यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिक्स हो चुकी है क्योंकि T का थर्ड लेफ्ट पॉसिबल है, वहां पे T का थर्ड लेफ्ट पॉसिबल नहीं था। जरूरी थोड़ी कि जो एक्स्ट्रा सीट हो वो इस तरफ ही हो, इस तरफ भी हो सकती है। उस केस में P यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 3 छोड़ के T यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे दो पॉसिबल केस हो गया, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। हर केस के अंदर अपने T को क्या माना है? वो बंदा नॉर्थ में ही देख रहा है। क्लियर है सभी को? दो पॉसिबल केसेस लेके चल रहा हूं, टी हमारा नॉर्थ में देख रहा, नहीं बना तो फिर मैं साउथ में लेके चलूं। अब आपने मुझे एक चीज दी थी,
टी के थर्ड लेफ्ट में ऑरेंज आएगा, टी के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑरेंज, और यहाँ भी कौन आ जाएगा, ऑरेंज। क्लियर? आगे बात करते हैं सर, ये वाला डेटा आपने इस्तेमाल कर लिया, जिसको इस्तेमाल कर लिया इसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। और बताइए सर, और कौन सी इंफॉर्मेशन काम में आ सकती है? एक आपने आर को लेकर के इंफॉर्मेशन भी बताई थी सर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? यस, आर के थर्ड लेफ्ट में वी का नेबर आएगा, जो कि किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता। इसको लेकर के हमारी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। और वी और जो वेकेंट सीट है वो क्या है, नेबर्स है। मतलब वी, आपसे कहा था, बात को समझना, एक लाइन अगर आप लोगों ने नोट करी हो, क्या बोली है यहाँ पे, वी डज नॉट सिट, अच्छा ये बारे में अपने पढ़ ली थी, वी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अगर वी किसी भी एक्सट्रीम एंड्स में नहीं बैठ रहा है तो उसका फिर एक ही नेबर है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वी के पास में एक वेकेंट सीट है। अगर वी के पास में एक वेकेंट सीट है तभी उसका एक ही नेबर है और वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अगर वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है मतलब वो बीच में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है मतलब समझना, इस तरफ वेकेंट सीट इस तरफ नेबर, या फिर इस तरफ वेकेंट सीट इस तरफ नेबर। तो वी के पास में एक वेकेंट सीट है, वी भी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा और जो वेकेंट सीट है वो भी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकती। इस चीज को अपन जब प्लॉट करेंगे ना तो काफी सारे केसेस हट जाएंगे। करके देखते हैं एक बार, चलो। अब जैसे मैं आर को क्या मान के चलूं, फॉर एग्जांपल आर को नॉर्थ मान के एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आर नॉर्थ में देखता है, थोड़ा लॉजिक समझना, आर नॉर्थ में देखता है तो उसको मैं कहां कहां प्लॉट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा आर यहां पे आएगा, तो आर अगर नॉर्थ में देखता है तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, 1 2 3, तो वो इंसान आना चाहिए जो नेबर है। किसका नेबर है, किसका नेबर है, वी का नेबर है। तो इस तरफ से टी बैठा हुआ है तो वी इस तरफ आ जाएगा। और आपने कहा था वी के पास में एक वेकेंट सीट होनी चाहिए क्लास, यस। तो यहां तो कोई बैठा हुआ है और यहां भी कोई बैठा हुआ है, तो वेकेंट कहां रहा, दोनों तरफ बैठ गया कोई ना कोई, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो सर आगे बात कर लेते हैं। वी को अगर मैं यहां रखता हूं तो थर्ड लेफ्ट में, सॉरी वी नहीं, आर को अगर मैं यहां रखता हूं थर्ड लेफ्ट में, यहां कौन आ जाएगा, वी का नेबर। अब वी कहां आ सकता है, वी अगर यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि वी और पी साथ में नहीं बैठ सकते, और वी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों तरफ पर्सन हो गए, आर यहां भी पॉसिबल नहीं है। आर को अगर मैं यहां रखता हूं तो ये उसका नेबर, पी अपने आप में कौन हो जाएगा, उसका नेबर। क्लियर है क्या, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में कोई भी आ सकता है, इसका नेबर हो जाएगा वी का। तो हमारा वी कहां आ सकता है, वी वहां आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि वी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता, तो वी यहां पे आ जाएगा। पर सर आप ही ने तो कहा था वी और पी साथ में नहीं बैठेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम अगर मैं आर को आगे ले जाऊंगा तो मुझे वी को पी के पास बिठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपकी केस में तो आर फिट ही नहीं हो पा रहा है, तो आपने आर को नॉर्थ में क्यों माना, साउथ में मान के देख लो। नॉर्थ में मान के तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। अगर आर साउथ में देख रहा होता तो सोचना, आर साउथ में देखेगा तो लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, उस तरफ। आर के थर्ड लेफ्ट में, कोई बात नहीं यहां से शुरू कर देते हैं। आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, क्या यहां पे वो हो सकता है क्या, वी का नेबर। यहां पे कोई बैठेगा और वी ना यहां बैठ सकता है ना यहां बैठ सकता है, तो यहां पे आर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आर को यहां बिठा दूं तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, खुद टी हो जाएगा। लेकिन आर की जो थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ था वो कहां देख रहा था, साउथ में देख रहा था। कहां देख रहा था, साउथ में। अगर आर के थर्ड लेफ्ट में देखता हूं तो ये तो टी आ रहा है जो कि नॉर्थ में देख रहा है, आर यहां नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आर को यहां रख के देखते हैं। आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 1 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 10, आर के थर्ड लेफ्ट में क्या आ जाएगा सर, ये वाली जगह आ जाएगी। अब वी को कहां बिठाओगे, इस तरफ तो टी बैठा हुआ है और वी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, मैं हर एक पॉसिबल केस बता रहा हूं। आर के थर्ड लेफ्ट में अगर आप यहां बनाते हो तो वी को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, और इस केस के अंदर वी के इस तरफ भी कोई बैठा हुआ है और वी के इस तरफ भी कोई बैठा हुआ है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका ये वाला केस ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा है मेरे पास ये वाला केस। क्लियर है क्या, हाँ बेटा इतना कंपेलिंग क्वेश्चन है, केसेस बन रहे हैं और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। करें स्टार्ट, यस चलो आगे बात करते हैं। अब अगर मैं आर की बात करता हूं, अगेन नॉर्थ मान के कर रहा हूं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आर को अगर मैं नॉर्थ में मानता हूं, आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहां पे आ सकता है क्या, ना वी यहां आ सकता है ना वी यहां आ सकता है। क्लियर, ओके। अगेन आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 बिल्कुल पॉसिबल नहीं, वी को यहां तो यहां पे बिठाना पड़ेगा या तो यहां पे बिठाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। आर के लेफ्ट में 1 2 एंड 3 पॉसिबल नहीं, क्यों, अगर इस तरफ तो पी बैठा हुआ है और इस तरफ वी एंड्स पे नहीं आ सकता।
तो आर इस केस में पॉसिबल नहीं है अगर आर नॉर्थ में देख रहा है। बट अगर वही इंसान साउथ में देखता है तो अगर आर को मैं यहां पे रखूं थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, अगर ये वो इंसान है, बात को सोच के देखना प्लीज, अगर ये वो इंसान है जो कि आर के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है जो कि साउथ में देख रहा है, वी कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये जगह क्या हो जाएगी, वेकेंट। क्या हो जाएगी, वेकेंट। ये एक पॉसिबल केस है। कैसे सर, आर के थर्ड लेफ्ट में अगर आप आर को यहां रखते हो जो कि कहां देख रहा है, साउथ में, तो उसके थर्ड लेफ्ट में वो इंसान है जो कि साउथ में देख रहा है, और उसका पड़ोसी कौन है, हमारा वी है, वी इस तरफ आ गया, और वी के पास में वेकेंट सीट होनी चाहिए, तो वेकेंट सीट की भी पोजीशन आ रही है। क्लियर है क्या? तो ये परफेक्टली सेट हो रहा है क्या? इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? उसको रख के देख लेते एक बार, मैं इसको 2 मिनट हटा रहा हूं। अगर मैं आर को यहां रखता तो 1 2 एंड 3 यहां पे वो पर्सन आ जाता, पी को यहां तो यहां रखना पड़ता, या तो यहां रखना पड़ता, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। आर को मैं यहां रख नहीं सकता, क्यों? थर्ड लेफ्ट में ये बंदा नॉर्थ में देख रहा है, हमारा बंदा तो साउथ में देख रहा था। अगर मैं आर को यहां रखता हूं, अगेन सर थर्ड लेफ्ट में, तो वी कहां बैठेगा, वी के लिए जगह ही नहीं बची। आर की एक पॉसिबल जगह है, आर साउथ में देख रहा है, थर्ड लेफ्ट में वो इंसान है जो साउथ में देख रहा है, जिसको ऑरेंज कलर पसंद है, वी यहां पे आ जाएगा, और ये आ गई मेरी वो वेकेंट सीट। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए क्लास, प्लीज जस्ट हैव अ लुक। मेरा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, आंसर बताना नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सीधा एक केस बना करके आंसर खत्म कर सकता हूं, बट एज एन रैंडम पर्सन जनरली हम लोग नॉर्थ मान के पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं और आप भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि सर सॉल्व कैसे होगा। मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, बट शुरुआत में मैंने आपसे कहा था मल्टीपल वेरिएबल है, मल्टीपल केसेस है, आपको क्वेश्चन पिक नहीं करना था। कोई बात नहीं, अब लिया है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सीखना अच्छी बात है, मेरी बात को समझना। एग्जाम्स में अप्लाई नहीं करना है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्या पता इसका कोई इजी वर्जन एग्जाम के अंदर आ जाए जो हमसे यूं हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। करे स्टार्ट, ये भी गो। चलो, तो यहां तक तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है सर। इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें, एक सेकंड, मैं इसको चेक कर लेता हूं क्लियरिटी है कि नहीं। यस क्लास, करे स्टार्ट। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे बात करते हैं। सर हमारा आर प्लॉट हो चुका है, एक पर्सन मिल भी चुका है जिसको ऑरेंज कलर पसंद है, हमारा वी भी प्लॉट हो चुका है, तो काफी सारी प्लॉटिंग खत्म हो चुकी है। कौन पर्सन कहां बैठेगा थोड़ा बहुत ये भी पता पड़ चुका है। चलो, और सिटिंग को लेकर के बात करते हैं। सर अगर आप यू और टी की बात करते हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो टी तो हमारा नॉर्थ हमने माना था, तो यू भी हमारा कहां देखेगा, नॉर्थ में देखेगा, और क्यू और जो हमारे येलो कलर वाले पर्सन कहां देखेंगे, साउथ में देखेंगे। तो ये 100% क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं तो सर 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 यहां पे एक सेकंड, ये वाली इंफॉर्मेशन, U और Q के बीच में जितने लोग बैठेंगे उससे एक ज्यादा लोग Q और S के बीच में बैठेंगे, विच मींस Q कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो Q को कहां रख सकता हूं मैं, Q को कहां रख सकता हूं, क्या यहां पे Q आ सकता है क्या? अगर मैं यहां पे Q को रखता हूं तो एक तरफ मुझे U को बिठाना पड़ेगा और एक तरफ मुझे S को बिठाना पड़ेगा। S में एक पर्सन ज्यादा होना चाहिए। अब समझते हैं इस चीज को। अगर मैंने Q के इस तरफ किसको बिठा दिया, U को बिठा दिया, तो इनके बीच में कितने लोग हो गए, एक पर्सन। तो उस तरफ 2 पर्सन होने चाहिए। तो Q और S के बीच में, Q और S के बीच में सीटें 3 हैं लेकिन पर्सन 2 ही है। Q और S के बीच में सीटें 3 हैं लेकिन पर्सन कितने हैं, 2 ही हैं। एक है T और एक है हमारा V। परफेक्टली प्लॉट हो गया। क्लियर? चलो, एक्सट्रीम एंड्स की इंफॉर्मेशन में, एक्सट्रीम एंड्स में जो दोनों लोग हैं अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये नीचे, तो ये भाई साहब ऊपर। टी हमारा वैसे ही नॉर्थ में देख रहा था, मैं इसको डायरेक्शन ऊपर लिख रहा हूं ना। आर हमारा नीचे देख रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है वो कहां देखेगा, वो कहां देखेगा, ऊपर देखेगा। अब आपने कहा था क्यू और टी अपोजिट देखते हैं, तो क्यू हमारा नीचे देखेगा। डन। क्यू टी यू और क्यू, यू और टी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये दोनों नॉर्थ में देखेंगे। तो अब तक मुझे इन लोगों की इंफॉर्मेशन परफेक्टली मिल चुकी है। एक और इंफॉर्मेशन अगर आपको याद हो, वेकेंट सीट के पास में जो लोग बैठे हैं उनके नेबर्स सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये हमने कहने के पढ़ा था। तो ये रही हमारी वेकेंट सीट, इसके पास में टी और एस सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, और क्यू और वी भी सेम डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। यहां तक हर एक जने को बैठा दिया,
सिवाय पी के मुझे सबका डायरेक्शन पता है, बट एक और वेरिएबल जो था हमारा कलर्स का, वो अब तक हमने सेट नहीं किया। करें स्टार्ट फटाफट से। ओके, कलर्स की वेरिएबल को कैसे सेट करते हैं उसकी बात करेंगे। सर अपन ने फोर्थ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, फिफ्थ का भी कर लिया, कलर्स की बात अपन ने अब तक नहीं करी है। पी और पी पास नहीं बैठेंगे, ये भी हो गया। अब कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें, चलो इसी का इस्तेमाल करते हैं। रेड एंड ब्लैक, ब्लू एंड येलो, और कुछ नखरे थे लोगों के, तो टी को पसंद नहीं था, टी को ब्लू और ब्लैक नहीं पसंद था, और टी को व्हाइट भी नहीं पसंद था। क्लियर है क्या? और व्हाइट वेकेंट सीट के पास नहीं बैठेगा। तो अगर मैं व्हाइट की बात करता हूं तो व्हाइट यहां नहीं आ सकता, वेकेंट सीट है, यहां नहीं आ सकता, ठीक है। और आपने कहा था व्हाइट किसी एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आएगा, व्हाइट और रेड आपके कंसेक्यूटिव रहने चाहिए, तो व्हाइट यहां नहीं आ सकता। और बताइए सर, तो व्हाइट 1 2 3 तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है क्लास। 1 2 3 कौन से? आर, यू और पी, तीनों में से कहीं पे भी हमारा व्हाइट आ सकता है। पर आपने एक और चीज कही थी कि सर व्हाइट और रेड कंसेक्यूटिव होंगे। मान लो व्हाइट यहां आता है तो रेड यहां आना चाहिए, और व्हाइट यहां आता तो रेड यहां यहाँ पे आ सकता है। लेकिन आपने एक और चीज कही थी कि सर पी जो है उसको ना ब्लैक पसंद है ना रेड पसंद है, तो पी के पास रेड नहीं आ सकता, तो रेड कहां कहां आ सकता है क्लास? रेड हमारा यहां पे आ सकता है, या फिर रेड हमारा यहां पे आ सकता है। उस अकॉर्डिंग हम लोग व्हाइट को प्लॉट कर देंगे। अब सोच के देखते हैं कैसे प्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि रेड को लेकर के एक और डेटा जो हमारे पास है उसमें ये था, रेड और ब्लैक के बीच में जितने भी लोग आएंगे ना, उससे दुगने लोग ब्लू और येलो के बीच में आने चाहिए। अब अगर मैं मानता हूं रेड यहां पे है, तो डेफिनेटली ब्लैक यहां पे तो आएगा नहीं, क्योंकि रेड के पास में तो व्हाइट आना चाहिए। तो पी के पास रख सकता हूं क्या ब्लैक को? पी के पास अब ब्लैक नहीं रख सकते सर, तो ब्लैक यहां पे भी नहीं आ सकता, तो फिर ब्लैक यहां पे आएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रेड और ब्लैक के बीच में 1 2 3 कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, या फिर मैं कह सकता हूं 3 सीट्स है। अगर रेड और ब्लैक के बीच में 3 सीट्स आएगी तो फिर ब्लू और येलो के बीच में कितनी आनी चाहिए? 3 दुआ 6, 6 लोग आने चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में 6 लोग हैं तो वो दोनों कॉर्नर्स में बैठे हुए, एक इस तरफ एक उस तरफ, और बीच में 6 लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे रेड माना है, तो आपका यहाँ पे रेड मानना तो पॉसिबल ही नहीं है। रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा, और उस अकॉर्डिंग आप ब्लैक रखना चाहो तो आप ब्लैक यहाँ पे रख दो। रेड और ब्लैक के बीच में कितने सीट्स हैं? 2 सीट्स हैं और 2 लोग हैं। क्लियर? तो ब्लू और येलो के बीच में कितने हो जाएंगे? 2 का डबल 4। अब ब्लू कहां आ सकता है, सोच के देखिए। सर 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 ब्लू कहां आ सकता है, ब्लू कहां आ सकता है? एक और चीज आपने कही थी, येलो जो बंदा है वो कहां देखेगा? साउथ में देखेगा, तो यहाँ पे तो येलो आ नहीं सकता, यहाँ पे भी येलो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा इस तरफ? डेफिनेटली ब्लू आएगा। लेकिन अगेन बात वही कि सर नंबर ऑफ सीट्स की बात थी, 4 सीट्स होनी चाहिए। कैसे कैसे कर सकता हूं सर? 1 2 3, या तो आप यहां रख दो और यहां रख दो। क्लियर है क्या? लेकिन देखो अगर मैं यहां रखता हूं तो बीच में 4 सीट्स होनी चाहिए। ब्लू इस तरफ आएगा, येलो इस तरफ आएगा। उसका रीजन ये है कि येलो वाला इंसान साउथ में देख रहा है, ये दोनों नॉर्थ में देख रहे हैं, तो येलो उस तरफ आ नहीं सकता। ब्लू इस तरफ आएगा, येलो इस तरफ आएगा। अगर आप येलो को यहां मानते हो तो 1 2 3 4 5 सीट्स छोड़ने के बाद ब्लू को रखना पड़ेगा, जबकि आपने कहा था ट्वाइस सीट्स होनी चाहिए, मतलब 4 सीट्स ही होनी चाहिए। तो येलो यहां पे भी नहीं आ सकता, हमारा येलो आ जाएगा यहां पे, जो कि कहां देख रहा है? साउथ में। और उसके 4 के गैप पे 1 2 3 और 4 लोग बीच में हो गए, तो वो इंसान कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ब्लू कलर। येलो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि कहां देख रहा है? साउथ में। और 1 2 3 4 सीट्स बीच में है, और यहाँ पे हमारा ब्लू आ चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आराम से कॉम्बिनेशन देखिए, कहीं पे कोई भी इशू। क्लियर? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे रेड आया तो डेफिनेटली व्हाइट कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, क्योंकि रेड और व्हाइट कंसेक्यूटिव थे। टी भाई साहब के कुछ नखरे थे, उनको देख लेते हैं एक बार। टी भाई साहब, टी को ब्लू और ब्लैक नहीं पसंद, तो सर ब्लैक 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 हट गया है, ब्लू हट गया है, सिर्फ एक कलर बचा है, जो कौन सा है? पर्पल। तो ये आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है। किस्मत अच्छी है जो नॉर्थ में आंसर आ गया। जो टी के नॉर्थ में आंसर नहीं आता ना, तो टी फिर साउथ में बना करके पूरा सॉल्व करना पड़ता। कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि ये तो अपने आप में एक प्रिडिक्शन है कि नॉर्थ में आंसर आएगा कि साउथ में। मैंने सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड्स नॉर्थ मान के किया था। आपने देखा अपन ने आर के केस में कितने सारे कॉम्बिनेशंस लगाए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यू कैन गो थ्रू इट
और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आईपी मैट रोहतक 2019 का पेपर अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।